गाइडलाइन के यूट्यूब चैनल पर मैं युवराज सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग जानने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, यस, दिस इज द बेसिक रूल। ये पूरे क्लास नंबर 12 के लगभग सिलेबस का हिस्सा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने का सेंस हुआ नीट हो गया, जेईई हो गया या एनडीए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। गहराई है नियम में, ब्यूटी है नियम में, सेक्रीफाइस है नियम में। किसका सेक्रीफाइस है? तो सर्डी कूलम्ब का। इसके अंदर जाने के पहले थोड़ी सी बात आप समझ जाइए कि ये जो रिनाउंड बुक्स होते हैं, जैसे वर्मा साहब की बुक है, इसके बाद एनसीईआरटी की बुक है, या नीलकंठ एंड पार्कर फिजिक्स है, तो रश्मि हेरिडेज की फिजिक्स है, तो इसमें से जैसा एक्सपेरिमेंट किया गया है एकदम हूबहू उसी तरह से रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ब्यूटी को बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक होगा कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। तो रहने देते हैं इसको जैसा है। जरा सा सर्डी कूलम्ब की तरफ चलते हैं। सर्डी कूलम्ब एक फ्रेंच फिजिसिस्ट माने जाते हैं। हालांकि ये फ्रांस के रहने वाले थे, लेकिन अपना कैरियर जो है वेस्ट इंडीज के मिलिट्री इंजीनियर के फॉर्म में आने उसके पद से शुरू किए हुए थे। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि इनके दिमाग में ये बात आई, यानी ये एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया गया और जो एक्सपेरिमेंट का वेज रहा है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर रहा है। मैक्रो का मतलब हुआ बड़े स्तर पर, बड़ा स्तर मतलब जो चार्ज बड़ी लिया गया वो स्फेयर्स के फॉर्म में लिया गया। उसमें भी विचित्र बात यह है कि एक स्फेयर में चार्ज लिया गया, एक न्यूट्रल लिया गया और दोनों स्फेयर को टच करवाया गया। फिर जो है दोनों में से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इस तरीके से दूसरा चार्ज बॉडी क्रिएट किया गया। फिर एक दोनों में से एक लेकर के आए। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक बॉडी ले रहा है, ये चार्ज है, दूसरे न्यूट्रल है, मान लिया जाए इसमें चार्ज क्यू है, और अभी जो टच करवाए हैं इसमें से नेट चार्ज का मान 0 है। और दोनों को जब अलग किया गया तो इसमें से चार्ज आने S1 हो गया, S2 हो गया, दोनों पर चार्ज बराबर था, तो Q1 बराबर Q2 और Q, और क्योंकि पहले चार्ज 0 था तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू Q बाई 2। और फिर ये दोनों में से जो पार्ट आया उसको तीसरे न्यूट्रल स्फीयर से टच करवाया गया। इसके बाद में ये अट्रैक्शन रिपल्सन है ना, पहले रिपल्सन फिर अट्रैक्शन, ये सारा ऑब्जर्वेशन किया गया। लेकिन जब सर्डी कूलम्ब को ऐसा लगा कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है, तो इन्होंने अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया। और फिर ये जो डिस्टेंस वाला आप आगे पढ़ेंगे वेरिएशंस, उसका जो एक्सपेरिमेंटेशन किया गया था वो दरअसल किया गया था पेरिस में। यस, तो थोड़ा सा इसकी ये रही जानकारी। हम इसके ज्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको बताने के पीछे का एक उद्देश्य है कि भाई जो इसकी सच्चाई है, जो ट्रूथ है, उसको चेक ना करें, नहीं तो कहीं न कहीं ये दिक्कत में डाल सकता है। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई जो कूलम्ब्स लॉ के बारे में कहा जाता है तो पॉइंट चार्जेस में इस्तेमाल होता है। पॉइंट चार्जेस अगर बड़े आप स्फीयर्स लेते हैं तो पॉइंट चार्ज कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है कूलम्ब्स लॉ में जाने के पहले आपके पास कंप्लीट कंसेप्ट होना चाहिए, यानी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसकी भाई? तो पॉइंट चार्जेस की। पॉइंट चार्जेस अब यहाँ हम लोग दोनों केस में पढ़ेंगे। पॉइंट चार्जेस दोनों केसेस कहने का मतलब हुआ एक केस हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल, यानी यहाँ जो लिया गया आपका जो स्फीयर्स लिया गया उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। और फिर इसी को लेटर ऑन प्रमाणित किया गया, यानी प्रूव किया गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। बस छोटी सी बात है ना, थोड़ी सावधानी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नियम है वो हम लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। मैक्रोस्कोपिक में क्या होगा, बॉडीज बड़े होंगे, और ये जो है जैसे हम लोग का प्रैक्टिकल अगर देखें किसी भी बॉडी कोई बड़ा है, अगर दूरी आपसे दूरी बढ़ जाएगी
तो क्रमशः वो छोटा दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा और बहुत छोटा भी दिखाई पड़ता है जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल शेरडी कुलोम्ब ने पहले चरण में किया। बाद में जब एक्सपेरिमेंटेशन वेरिड डिस्टेंसेस के बारे में जानकारी जब प्राप्त हुई तो फिर उसको सब एटॉमिक लेवल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अब तक तो पढ़ चुके होंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो वहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बीच में काम करता है तो वो दरअसल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसका मतलब हुआ कि वहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं भैया, दो चार्ज में से एक चार्ज रेस्ट में होना आवश्यक है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। फिलहाल हम लोग चलते हैं मैक्रोस्कोपिक चार्ज लेवल पर, यानी थोड़ा सा इसमें से जैसे बताया गया वैसे ध्यान में रखना है कि जैसे दो यहाँ पॉइंट चार्जेस और मैक्रोस्कोपिक लेवल when the separation between the two spheres is much larger than the radius of each sphere, the charge sphere may be regarded as point charges। अरे यहाँ जो देखिए यहाँ सीधी सी बात है, दो चार्ज के बीच में, अब आपको पूछने वाला तो है नहीं पॉइंट चार्जेस, लेकिन अगर पॉइंट चार्जेस के बारे में आप नहीं जानेंगे तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन दरअसल किया कहाँ जाता है। सो बी वेयर, सावधान रहें। यहाँ देखिए दो स्फेयर्स लिए जा रहे हैं और एक स्फेयर इसमें से जिसका रेडियस दर्शाया गया, चलिए इसमें से r-1 है और दूसरे का रेडियस r-2 है। डिफरेंट इसलिए दर्शाया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ बीच की दूरी x है, कितना है, x है, तो x जो होगा दूरी, जैसे मान लिया जाए इसी को ले लेते हैं भाई, 2 सेंटीमीटर का है, अब मान लीजिए दोनों को आप 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसी दूरी पर रखेंगे। इस मामले में हम बोलेंगे कि जो रिनाउंड बुक होता है उसमें से हर तरह के डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल वर्मा साहब की किताब है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो स्क्वायर से अगर लिए हुए बड़े चार्ज की मात्रा लिए हुए है तो बीच की दूरी बढ़ाई गई है। तो वो सिर्फ किताब नहीं है बल्कि एक ग्रंथ है जिसमें से हर चीज हर तरह का कंसेप्ट लिया गया है। बाकी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, फिलहाल आप उसमें से एक किताब ऐसा है जो रायता फैला करके रखे हुए है ना, और साइलेंट का तो कचरा निकाल के रख दिया है। खैर यहाँ जो है r1 बराबर 2 सेंटीमीटर, बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाए बहुत बड़ी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये जो है पॉइंट चार्ज, अरे ये 2 किलोमीटर डालेंगे तो जाहिर सी बात है ये छोटा दिखाई पड़ेगा, ये भी छोटा दिखाई पड़ेगा। तो x वेरी मच ग्रेटर देन r1 एंड x इज वेरी मच ग्रेटर देन r2। इसको हम लोग समराइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज वेरी मच ग्रेटर देन r-1 एंड r-2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात हुई कि चार्ज स्फीयर अगर आप लेके चलते हैं तो उस जगह पर आपको सेपरेशन बड़ा करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। लेकिन लेटर ऑन जब ये सब एटॉमिक लेवल पर आया तो वहां देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी सर्वाइव कर जाता है। कहने का मतलब हुआ सीधा हम लोग चलेंगे ऑन सब एटॉमिक लेवल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, उस पर जो चार्ज रहेगा उसको हम लोग सब एटॉमिक लेवल पर अर्थात माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एज पॉइंट चार्ज। लेकिन इसकी एक खास बात क्या है कि जब सब एटॉमिक लेवल पर हम लोग काम करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास होते हैं वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। अब निग्लिजिबल को पहचानने का तरीका, जैसे मान लिया जाए आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 9.1 × 10⁻³ kg हो गया, ये रहा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9.1 और ये यहाँ आप 31 देते चले गए, कैलकुलेटर के स्क्रीन पर अगर डालते हैं तो वहां आपको बोला जाएगा ना, स्क्रीन बोलेगा भाई साहब अगर कोई काम नहीं है तो सो जाओ, लेकिन ऐसा जुल्म मत करो। तो फिलहाल ये रहा। अब यहाँ मास और प्रोटॉन के साथ भी जाए तो यहाँ भी वही हालात बनेंगे। देखिए कितना, ये रहा -27 kg। अब फिर इसको आप नीचे ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 167 और 10 यहाँ देते जाइए 270। व्हाट विल हैपन, वही स्क्रीन जो है आपको बोलेगा भाई लिव मी, क्यों मास जो होता है वो निग्लिजिबल है। और इस जगह पर हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ जो है चार्ज का मान, ये हम लोग सबको ही जानते हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं सब अभी समझ रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो मास इसका जो होता है निग्लिजिबल होता है, बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड प्रोटॉन पर चार्ज +1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे पॉइंट चार्ज की तरह।
इसका मतलब जो प्रोटॉन पर भी ये प्रमाणित हो चुका है, लेकिन शर्त क्या है कि भैया जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये जो कूलम्ब्स लॉ आगे जब आएगा सेपरेशन की बात करेंगे तो वहां साफ साफ बात ध्यान रहे कि अगर दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इनटू द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर होगा तभी होल्ड करेगा, जबकि वो 10 टू द पावर -14 मीटर के ऑर्डर में होता है या लगभग फर्मी के ऑर्डर में होता है। इसीलिए वहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होने के बावजूद भी साथ में रहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। अभी उसको बकवास करने से कोई फायदा है नहीं। ऑन सब एटॉमिक, ये जो हम लोग सब एटॉमिक लेवल कर रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप का एटम नहीं दिखता भाई, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां दिखेगा। तो इतना बात समझ जाइए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चाहे मैक्रो बड़े स्तर पर काम करेगा कूलम्ब्स लॉ, लेकिन किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। तो ये कतई नहीं समझे कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर काम करेगा या दो बॉडीज पर काम करेगा, अरे बॉडीज के बीच में सेपरेशन बढ़ा दो भाई, तो वो बॉडीज जो है पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अब आते हैं शेरडी कूलम के नियम की तरफ। नियम में से बोला गया कि एक्सपेरिमेंटेशन के ड्यूटीज को समाप्त नहीं करना है, एक आदमी के संघर्ष को बर्बाद नहीं करना है। कोई भी आदमी जॉब में है तो वो बोलेगा दुनिया भाड़ में जाए, हम अपने जॉब को पकड़ के रखेंगे। वो शख्स ऐसा था कि हम लोगों के लिए कुर्बानी दिया, तो उसकी कुर्बानी की इज्जत होनी चाहिए, है ना। आसान करने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ सही नहीं माना जाएगा। फिलहाल आते हैं कूलम्ब्स मेथड। अब यहाँ क्या किया गया जरा सा हम लोग देखते हैं, पहले इसके डायग्राम में आते हैं, पहले इसको समझिए। लेट देयर आर टू चार्जेस, और हम बोले कि भाई ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया था। तो फिलहाल यहाँ दो बड़ी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, बीच की दूरी R, और ये जो है एक सिंपल, दोनों के लिए यहाँ सोच के चलना है, सब एटॉमिक लेवल के लिए भी और मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए क्या बोला गया। ये देखिए भाई साहब, जरा सा यहाँ ये समझना है, जरा सा इसको लाते हैं, ये सेपरेशन की बात कर रहे हैं। तो सेपरेशन में जैसे इसको सब कोई समझते हैं कि ये जो है हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक कोई बड़ी ए से दी गया, तो ये हम लोग जो घूम के जाते हैं इसको सीधा हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, बट शॉर्टकट जो जिंदगी में चलता है आजकल ज्यादा चल रहा है, लोग समझ गए हैं कि उम्र कम बचा हुआ है तो धनाधन जो है, लेकिन यहाँ सीधा समझना ये है कि ये हो गया डिस्टेंस, इसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे, और शॉर्टकट को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सेंटर टू सेंटर काम करने वाला है, और ये शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टकट डिस्टेंस है, जिसको हम लोग आर कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द हेडमैन, जैसे मुखिया होता है ना, हाँ एक ग्राम पंचायत का मुखिया हेड होता है, तो उसी तरह से एक बात समझिए कि पूरे वेक्टर क्वांटिटी का जो हेडमैन है वो डिस्प्लेसमेंट है, और इसीलिए रेसनिक एंड हैरेडे की बुक में साफ साफ डेफिनेशन दिया गया है, जो फिजिकल क्वांटिटी दैट बिहेव्स लाइक डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा जान जाए, विस्थापन के बारे में पूरा जान जाए, तो लगभग वेक्टर के बारे में आप जान जाएंगे, सिवाय वो वेक्टर छोड़ करके जैसे नल वेक्टर, है ना। हालांकि नल वेक्टर को कहा जाता है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट, जो लेटर ऑन हम लोग को पता चलेगा। फिलहाल ये रहा डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स 110% भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी जो हम लोग जानने वाले हैं वो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको पढ़ा जा रहा है। कहीं कहीं किसी बुक में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए बुक को सीधा स्केलर फॉर्म दिया गया है। तो सीधा आप समझिए कि भाई आप उदाहरण ले रहे हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसके ब्यूटी को रहने दें। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ स्केलर फॉर्म में न बोल करके सीधा मैग्नीट्यूड फॉर्म में चलते हैं, और यहाँ क्या बोला गया इस पर चलते हैं। यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि जितने भी ऐसे वर्मा साहब के बुक में से जो एक्सरसाइज के हैं, प्लस जो क्वालिटी प्रॉब्लम रहेगा एग्जाम्पल का, उसको भी बनाया जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के विद्यार्थी उसी पर आने बोर्ड से क्वेश्चन होते हैं, और वैसे भी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो एडिशनल एक्सरसाइज होते हैं वो लाजवाब होते हैं, बनाने की जरूरत है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है, तो उसको सीधा करके बनाने में फायदा। हम लोग को प्रश्न से मतलब है, इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद जब पूरा एक्सरसाइज आपका ये खत्म हो जाएगा, 2 लेवल आप निकाल लेंगे, बोर्ड लेवल एंड जो ऐसी गरवा साहब का किताब है उसका
तरीका है। आप अगर ही मतलब उनके तरीके को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन आपका जो होगा वो लेंदी होता चला जाएगा। इसीलिए उनका एक तरीका है, बटा हुआ सेक्शन है, जैसे जैसे चैप्टर ऊपर आए हैं किताब में डाले हैं उसी के अनुसार। पहला हो गया भाई, ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल इसमें से देखते हैं क्या कूलम मेजर्ड किया था। कूलम मेजर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन, तो भैया क्या है, दिस इज स्टेटमेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। नो बार्गेनिंग कुछ नहीं है, एनसीईआरटी का है। बोला गया कि कूलम मेजर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट, एक बात याद रहे जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ये पॉइंट आपको पहले मिलेगा और ये पॉइंट बाद में मिलेगा, लेकिन हम लोग क्योंकि ग्रेविटेशन में एक ऑर्डर में पढ़ते हैं इसीलिए, क्योंकि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पर आधारित है, ये भी उसको ऑब्जर्व करता है, इसीलिए थोड़ा सा पॉइंट, हाँ पूरी पूरी ईमानदारी ऑनेस्ट, थोड़ा सा अगर आप एनसीईआरटी जो पलटे पढ़ना पड़ेगा भाई, एनसीईआरटी का ही कथन सत्य माना जाएगा। इसके पहले है ना, साइंस के स्टूडेंट के लिए वही गीता है जिसको आपको कोर्ट में उसी का गवाह, उसी का कसम खाना पड़ेगा। बाकी किताब आपके लिए कम्पिटिटिव जो एग्जाम ले रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो वहां भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि निशाना अगर फ्यूचर पर ना रहे, केवल वर्तमान पर आप दौड़ रहे हैं, तो आपकी मंजिल का डायरेक्शन क्या होगा ये बेचारे मंजिल को भी पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल क्या बोला गया, कूलम मेजर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट इट वेरीड, कैसे वेरी किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, या तो अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके या एक ही में मैग्नीट्यूड लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, कौन चार्जेस, ध्यान रहे यहाँ पॉइंट चार्जेस होगा, एक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दोनों में निशाना साधा गया है, पॉइंट चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल एंड पॉइंट चार्ज ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रो और मैक्रो दोनों पर। तो यहाँ क्या बोला गया कि भाई ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 का मॉडुलस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये दोनों को हम लोग मिला देंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, चलिए लेटर ऑन में आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि व्हाई वी गेट प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आफ्टर रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन, जब हम लोग हटाते हैं तो फिलहाल ये के कहां से आता है, किस देश का वासी है, क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है और क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो इसको लातूत मारिएगा तो देने वाला है नहीं इंफॉर्मेशन, ये तो इसका संबंध इधर से रहता नहीं है। फिलहाल ये रहा। अब एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये अगर नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन भी होगा और भाई साहब रिपल्सन भी होगा। तो यहाँ किसी तरह का दुविधा नहीं होना चाहिए। अब इसको आगे ले जाते हैं, ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। अब वेयर सीधा हम लोग बोलने वाले हैं कि क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये रहा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन फिर यहाँ आप इसको देख लीजिए कैसे है। तो ये दोनों पॉइंट चार्ज दोनों के लिए सस्टेन करेगा, नॉट ओनली फॉर द सब एटॉमिक लेवल बट आल्सो फॉर द मैक्रोस्कोपिक लेवल, आने बड़े चार्ज स्फीयर हैं तो वहां भी ये काम करेगा। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। फिर ये जो इक्वेशन हम लोग का रहा है इस पर ध्यान देना है। मॉडल्स हटाएंगे तो आपको साइंस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ मॉडल्स को हटाते हैं, नाव सीधा चलते हैं, ये F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्रॉस कर दीजिए भाई, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 और K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 ये रहा। क्योंकि आपके अगर यदि गड़बड़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
इसीलिए के को पकड़ के रखना है और यहाँ के बारे में जानेंगे। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लगता है कि के का वैल्यू जो है वो किन फैक्टर पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ अगर देखें तो के पर लग रहा है कि एफ पर निर्भर कर रहा है, आर पर निर्भर कर रहा है, Q1 एंड Q2 पर निर्भर कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इससे जो संबंध है इसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहला बात यहाँ ध्यान रहे, तो ये सब आपको एग्जाम वगैरह में पूछा भी जाता है, तो यहाँ ध्यान रखना है क्या, द वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड किस पर भाई, एफ आर Q1 एंड Q2। मामला साफ हो गया। अब कहीं भी जैसे ये बात आती है कि भाई इस पर निर्भर नहीं करता तो किस पर निर्भर करेगा, तो हम लोग यहाँ तुरंत जवाब देंगे कि द वैल्यू ऑफ के यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर्स, निम्नलिखित दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ आएगा फैक्टर्स, कौन कौन फैक्टर्स है। नंबर एक, फर्स्ट फैक्टर जो है द नेचर ऑफ मीडिया, है ना। मीडिया इसलिए बोल रहे हैं कि पहले तो ये वैक्यूम में एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, उसके बाद में अदर मीडियम को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा द नेचर्स ऑफ मीडिया in which point charges are placed, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो के एफ यानी एफ किस आर्बिट्ररी यूनिट्स पर निर्भर करता है, कहने का मतलब वो ऐसा है यूनिट में क्या होगा, इसके बाद यूनिट सिस्टम अगर चेंज करते हैं तो ये वैल्यू चेंज कर जाएगा। मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट पॉइंट इस पर निर्भर करेगा। दूसरा नंबर हो जाएगा द यूनिट सिस्टम इन व्हिच किसको, एफ आर Q1 एंड Q2 आर मेजर्ड। तो ये बात ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ लगता है कि द वैल्यू ऑफ के जैसे आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, चलिए समानुपातिक नियतांक जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो अगर इस कूलम्स लॉ को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल एस्टैब्लिश्ड एक्सप्रेशन है, तो पता चलता है F इज इक्वल टू LK इज इक्वल टू FR स्क्वायर बाय Q1 into Q2। लेकिन यहाँ ऐसा दिखने में लगता है क्योंकि जो मैथमेटिकल अप्रोच है यही तो है क्लास नंबर 11 12 का हनुमान कोड। पहले आप सोचे नहीं, अब आपको सोचना पड़ेगा, है ना। भाई नेचर है, एक आदमी का अपना हाथ बनाने दीजिए तो वो नेचुरल प्रोडक्ट है ना, तो उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि एकदम सरल है, लेकिन समझने के पश्चात आप इसको सरल बना करके समझ सकते हैं, सिंपल बना के समझ सकते हैं, लेकिन एकदम रगड़ देना है नीचे ग्राउंड के अंदर तो फिर ये आपको साथ नहीं देगा। और एग्जाम का जब लेवल अपलिफ्ट होता है तब ये बात पता चलता है। फिलहाल अभी जो एग्जाम का स्केल है उसमें से क्वेश्चन का लेवल नीचे उतरा हुआ है, हमेशा ऐसे नहीं रहेगा, ये लॉकडाउन का प्रभाव है, तो थोड़ा सा प्योरिटी होना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फिलहाल अभी स्तर जो है निम्न तरह का है, निम्न कोटि का है, इसमें से कहने में दो राय नहीं है। तो द वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड ऑन, नहीं निर्भर करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन किस पर, एफ आर Q1 एंड Q2। थोड़ा सा यहाँ सुधार लिया जाएगा, द वैल्यू के डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, या यहाँ आप टू फैक्टर्स दे सकते हैं। नंबर एक कि जिस मीडियम में पॉइंट चार्जेस को प्लेस किया गया है उस पर निर्भर करता है, और दूसरा एफ आर Q1 Q2 किस मीडियम यानी किस यूनिट सिस्टम में मेजर किया जा रहा है इस पर निर्भर करता है। जैसे हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर से देखेंगे वहां SI भी आया था, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आया था, EMU भी आया था। इस पर ध्यान अगर रखा जाए तो ये
किस यूनिट सिस्टम में मेजर किया गया है इस पर निर्भर करता है। अब आता है कि कूलम्स लॉ इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस और इन ड्राई एयर। यहाँ इक्वेशन चेंज करेगा, लेकिन यहाँ हम लोग एफ का यूनिट एंड डायमेंशन जान लेते हैं, यानी के का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इसको भी कर लीजिए भाई, 12 वगैरह में आता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ के। चलिए के का हम डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ के का मान आया है, देख लीजिए भाई, यही के का मान है, ज्यादा दूर नहीं। एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया एफ आर स्क्वायर Q बेस 1 Q बेस 2 और के का डायमेंशनल फॉर्मूला, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला, आर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, Q1 Q2 का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए क्या होता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है वह फिजिकल क्वांटिटी स्क्वायर ब्रैकेट में होना ही चाहिए, तो है। चलिए फोर्स का सबको पता है, ये होता है mLT-2, ये वाला हो गया L स्क्वायर, डिस्टेंस है। चार्ज का पीछे वाले लेक्चर में बताया हुआ था, यहाँ रिपीट कर देते हैं। डायनेमिक स्टेज से लिया गया है Q/T, तो Q बराबर IT। बोर्ड्स वगैरह में IT आई में रखा जाता है, ये सीधा AT आपको लिख कर देगा, है ना। डायमेंशनल सिंबल सबको पता होगा। तो फिलहाल यहाँ ये आ गया। चलिए भाई यहाँ आ जाएगा आपका दोनों के लिए, है ना। इसको मतलब नहीं है कि Q1 है Q2 है, डायरेक्ट बात करता है डायमेंशन का, यही तो है खासियत ये। और यहाँ लाते हैं और इस जगह पर हम लोग सीधा आ गए कितना, के का डायमेंशन ऊपर वाला सॉल्व कर दीजिए, भारी भरकम नहीं लगना चाहिए। L स्क्वायर L mL3 T-2 भाई, और ये रहा आपका A स्क्वायर T स्क्वायर। कंप्लीट सॉल्व कर दें तो आ जाएगा कितना, देयरफॉर के का डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिए के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल क्यू, ये वाला टी ऊपर चला जाएगा, तो यहां आपका हो जाएगा T⁻⁻4 और E⁻⁻2। ये रहा आंसर। ये देखिए सीधा आ गया। यहाँ जो था के Q1 Q2 ये पीछे से लाए, इस सूत्र को यहां से हम लोग डेराइव किए हुए थे। एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2, के का वैल्यू निकाले एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2, तो ये आपका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब रहा यूनिट, यहां से निकाल लीजिए। देखिए ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम गुना कूलम क्या हो जाएगा पर कूलम स्क्वायर, तो इसको हम लोग SI यूनिट लिख लेते हैं, SI यूनिट ऑफ के का SI यूनिट, और के का SI यूनिट हो जाएगा, के का SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ के क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम को ऊपर ले जाइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ये रहा इसका SI यूनिट। अगर यूनिट्स में से जब इसका CGS फॉर्म चलेंगे तो वहां भी यूनिट्स भर देंगे, तो वहां हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। फिलहाल ये रहा। अब आता है कूलम्स लॉ, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन वैक्यूम और इन ड्राई एयर। वैसे तो क्वेश्चन वगैरह में एयर लिखा हुआ रहेगा, यही वैक्यूम को फ्री स्पेस भी कहा जाता है, तो हम लोग यहाँ लाते हैं कूलम्स लॉ, क्योंकि भाई मेन एक्सपेरिमेंट जो टॉर्सन बैलेंस बनाने के बाद में किया गया था कूलम्स लॉ, वो वैक्यूम में ही किया गया था, इन वैक्यूम और इन वैक्यूम को ही बोला जाता है
वैक्यूम को ही हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो इसी को बोला जाता है फ्री स्पेस। वैक्यूम मतलब जहां कुछ ना हो, और इन ड्राई। हालांकि क्वेश्चन में सीधे नहीं देगा एयर, तो आप समझिए कि ड्राई एयर का मतलब हुआ कि जिसमें से जो है वेपर कंटेंट नहीं हो, यानी अदर मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हो। अब इस तरह का एयर तो संभव है नहीं, तो इस जगह पर क्या होगा, तो सर्डी कूलम का ये मेन स्ट्रीम है। मेन यहाँ जो है ना ऐसे नहीं करना है, ये सब जो होता है यही जो पढ़े हैं उनके लिए वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन बेस नॉट एप्सिलॉन के साथ ये ध्वस्त कर देता है किसको, तो जो एक्सपेरिमेंटल ब्यूटी है। अरे भाई कूलम क्या किया था, ले जाके मीडियम में पहले एक्सपेरिमेंट कर दिया था क्या है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे जैसे है वैसे, क्योंकि ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में ज्यादा उपयुक्त होता है। हालांकि यहाँ हम निकाल करके दिखा देंगे, क्योंकि कहीं कहीं इसका यूज जो है न्यूमेरिकल में होता है। बट देखिए डायरेक्ट इसको आप, बहुत लोग बोलेगा यहाँ नहीं लिखना है, अरे कहाँ लिखना है भाई, यही से तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, तो फिर आप यहाँ क्यों लिखेंगे, है ना। तो कुछ बुक वगैरह इसमें इस तरह से धांधली किए गए हैं, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो है स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहे हैं। आप किसी भी जो रिनाउंड बुक है, इसीलिए तो रिनाउंड है क्योंकि कचरा उठा के नहीं डालता है, तो वहां आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। अरे इतना बात छोड़िए, आप एनसीईआरटी का भी बुक देखेंगे तो वहीं से स्टार्ट, क्योंकि नेचुरल ये यहीं से एक्सपेरिमेंट शुरू भी हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कूलम्स लॉ। अब रहा कि क्यों किया कूलम, श्रेणी कूलम ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, ये बीच में फ्री स्पेस वैक्यूम का मतलब ये हुआ कि बीच का जो है ना, बीच का जो मटेरियल है, जैसे ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, बीच की दूरी, ये सेंट्रल ओरिएंटेड, ये बात याद रखिएगा। Q1 जो कि रूल में ही बताया गया है कि सेंटर टू सेंटर ये फोर्स काम करता है, सेंट्रल ओरिएंटेड फोर्स है, एक लाइन पर काम करता है जिसको डिस्प्लेसमेंट लाइन कहते हैं, या पोजीशन वेक्टर लाइन लेटर ऑन हो जाएगा। बीच में से कोई भी मीडियम रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल, भैया मटेरियल अगर रहेगा, सीधा समझिए मटेरियल रहेगा मतलब मास रहेगा, मास रहेगा मतलब चार्ज रहेगा, और चार्ज रहेगा तो इन दोनों चार्ज के बीच का जो एक इंटरेक्टिव फोर्स होगा इस पर इंपैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। इसीलिए फैराडे कूलम ने पहले सेलेक्ट किया किसको, वैक्यूम को, और वैक्यूम में जो एक फॉर्मूला बताया गया फैराडे कूलम के लिए के द्वारा, और वैक्यूम, इसके बाद आप उसमें से ये भी जोड़ सकते हैं, और फ्री स्पेस और ड्राई एयर, या आप सिंपली आप एयर लिखते रहिए, है ना। के का वैल्यू बताया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट। अब ये क्या है ना। देखिए एक बात, अगर हम लोग पीछे जाकर के देखें तो पता चलता है कि जब हम लोग के का फैक्टर बता रहे थे, तो यहां देखेंगे तो क्या था, यहां देखेंगे द नेचर्स ऑफ मीडिया इन विच पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड। यस, ये जो के आता है वो सीधी सी बात है कि चार्जेस पर निर्भर नहीं कर रहा था। पहला था कि वो नेचर ऑफ मीडियम पर निर्भर कर रहा था, दूसरा कि यूनिट्स पर निर्भर कर रहा था, इस पर भी प्रॉब्लम है। तो फिलहाल यहाँ नेचर ऑफ मीडिया में से देखा गया फैराडे कूलम के द्वारा कि भाई ये जो है आपका वैक्यूम और फ्री स्पेस, तो वहां डिस्टर्बेंस कम है, के का वैल्यू कम वहां पाया गया। इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वेयर एप्सिलॉन बेस नॉट को कहा गया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है विशुद्ध। हाँ भाई, यहाँ किसी तरह से फोर्स में मिलावट नहीं आ रहा है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी का अर्थ जो है ना, तोड़ फोड़ नहीं करना है, ये बायोलॉजी का वर्ड नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी का वर्ड नहीं है जो इसमें तोड़ ताड़ करके आप निकाल सकते हैं। परमिटिविटी का जरा, हम लोग हिंदुस्तानी हैं भैया, तो हम लोग जरा इसका हिंदी लिख लेते हैं।
आप इसको अलग कीजिए, यहाँ तो संधि विच्छेद का है जमाना अभी भी। परा का मतलब हुआ हटकर और वैद्युतता का मतलब सीधा हो गया चार्ज, अर्थात इसका संबंध चार्ज से बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ है कि जैसे आप करेंगे परमिट करना, भाई जब चार्ज आप रखते हैं तो एक विद्युत का मीडियम का भी नेचर वही रह जाता है, हालांकि इसको नुकसान पहुंचाएगा, इसको फील्ड को नुकसान पहुंचाता है। किसको? फील्ड को नुकसान पहुंचाता है। कहीं भी जो फोर्स का ओरिएंटेशन होता है तो पहले जब हम लोग चार्ज रखते हैं तो पहले क्षेत्र बनता है, तब दूसरा चार्ज वहां प्लेस करते हैं, तब फोर्स की बात आती है और तब अपना मीडियम असर दिखा सकता है। तो यहाँ देखिए ये रहा है ना। अब मीडियम, तो यहाँ वैक्यूम का बात है, इसमें से जो है परमिटिविटी में इसी में लगा हुआ है आपका वर्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परावैद्युतता। परा मतलब हट करके और वैद्युतता का अंग्रेजी हो गया चार्ज। इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ये मीडियम पर सीधा निर्भर करता है। तो ये रहा एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का मतलब हो गया शुद्ध। भाई ये जो है आपका सीधा चला जाएगा किसमें? फ्री स्पेस पर, और फ्री स्पेस में किसी भी तरह का मटेरियल नहीं होता है और वहां अदर चार्जेस बॉडीज दिखे। दो चार्ज के बीच में अगर एक तीसरा चार्ज आएगा तो वही डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आगे जो है आपको पोटेंशियल पढ़ना है, वो सब वही तो मेन है ना, ये तो शुरुआत है। आज इसके चक्कर में पोटेंशियल को बर्बाद कर देंगे, इसके चक्कर में अगर मान लिया जाए कैपेसिटर का सत्यानाश कर देंगे तो फिर आप जबरदस्ती उसको बनाते हैं, तो फिर रटना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम रटा नहीं जाता है, कंसेप्चुअली इसको समझा जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा नाउ, चलिए F इज इक्वल टू कितना था जी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हियर ऐसे आप लिख सकते हैं 4F नॉट, यानी ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कौन फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस, बिटवीन पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस, है ना। डायर दिया हुआ रहेगा तो आप वहां बैठा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए पीछे वाला, ठीक है, K की जगह पर लिखा जा सकता है 1/4 एप्सिलॉन बेस नॉट। और भैया आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यही रिलेटेड है, उसके बाद थोड़ा बहुत आएगा तो एप्सिलॉन बेस आर पर आएगा, लेकिन एप्सिलॉन बेस आर जो होगा ना वो इंसुलेटर के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि एप्सिलॉन बेस आर का मान जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा मेटल्स या कोई भी कंडक्टर्स के लिए इंफिनिटी हो जाता है, तो सीधी सी बात है, खत्म कर देगा ये। फिलहाल यहाँ आते हैं और ये लिखा जा सकता है एफ बेस नॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट क्यू बेस 1 क्यू बेस 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये रहा फ्री स्पेस के लिए पॉइंट नंबर 1। फिर आता है इस जगह पर कि अब इसका वैल्यू देखिए, K का यहाँ एक जगह जरा सा पीछे हम लोग चलते हैं, तो इस जगह पर K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट जब लिखेंगे तो ये वैल्यू फ्री स्पेस और ड्राई एयर के लिए है, ये फॉर्मूला। और यहाँ जो है हम लोगों को इसका वैल्यू जो है वो याद रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन से निकाला हुआ ये कूलम का होता है नहीं, ये कैलकुलेट किया गया उस शख्स के द्वारा जिसने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना जॉब का कुर्बानी दिया है। तो यहां हो जाएगा देखिए द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ की, कहा इन वैक्यूम और इसी को हम लोग कहते हैं फ्री स्पेस या ड्राई एयर। हालांकि वैल्यू चेंज कर जाएगा, एक बात याद रखेंगे, बाद में बताया जाएगा इसको, फ्री स्पेस और इन ड्राई एयर, है ना, ऑल
थोड़ा सा वर्ड बचाने के लिए, प्रिंट बचाने के लिए डायरेक्ट एयर लिखा हुआ रहता है। तो ये रहा के का वैल्यू होता है। वैसे तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो तो एवरेज वैल्यू, ये कई बार ये आएगा तो हम यहाँ एवरेज वैल्यू लिख देते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये ज्यादा रिलायबल है क्योंकि कैलकुलेशन में आप जितना फ्रैक्शन लेंगे आपको नुकसान उतना होगा कैलकुलेशन में। तो ये फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू है। अब आता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, हम लोगों को जानना है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, जरा इसको भी कर लेते हैं। हाँ भाई, एप्सिलॉन बेस नोट के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे। तो अभी हम लोग सीधा चलेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन बेस नॉट। आप डायरेक्ट के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, ये जो है यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो आप इसका प्रयोग करके, है ना, क्योंकि देखिए क्या है, एफ बेस नॉट इज इक्वल टू कितना है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट। ये याद रहेगा क्योंकि कम से कम हजारों बार ये रिपीट होगा, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। ये रहा इसका सूत्र। अब हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ फिर एक बार हम लिख देते हैं भाई, पेज चेंज करके आ है 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट q बेस 1 q बेस 2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ से आप को निकालना है, एप्सिलॉन बेस नॉट क्रॉस कर दीजिए, एप्सिलॉन बेस नॉट इज इक्वल टू q1 q2 बाय 4 पाई, f को इधर ले आते हैं तो समझ में आएगा, इसको क्रॉस किया हुआ है। और एप्सिलॉन बेस नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा 80। हमें तो सबको पहले कर दीजिए, जो रूल है अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप रूल के अलोंग चलेंगे। q1 q बेस 2 4 का डायमेंशनल फॉर्मूला, पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला, f का डायमेंशनल फॉर्मूला और r स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर हम लोग यहां से इसको रिसॉल्व करेंगे और एप्सिलॉन बेस नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा 80, ये भी हो जाएगा 80। बताया हुआ पीछे नंबर डायमेंशन लेस होता है, ये भी नंबर है 3.14 है तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, f का हो जाएगा mlt to the power -2 and it's the L square और एप्सिलॉन बेस नॉट इज इक्वल टू, अब इसको पहले आप सजा लीजिए, a स्क्वायर t स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा ml क्यूब, यस l स्क्वायर l क्यूब हो गया, t ये रहा टू द पावर -2, इस पर पावर m पर नहीं तो 1 है, 1 पावर है, इसको ऊपर रेज कर देंगे तो एप्सिलॉन बेस नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m टू द पावर -1 l टू द पावर -3, t को ऊपर रेज कीजिए t टू द पावर 4 हो जाएगा और e स्क्वायर। ये रहा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब रहा यूनिट, तो यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं। ये देखिए कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, 4 पाई नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगा। ये रहा फोर्स न्यूटन और ये रहा मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हम लोग यहां लेंगे और ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कितना आया देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को आप ऐसे लिखिए कूलम स्क्वायर
और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन को ऊपर ले जाए -1, मीटर को ऊपर ले जाएंगे -2। अब रहा कि इसका वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन बेस नॉट, तो इसके वैल्यू को थोड़ा सा चालाकी से इस्तेमाल करना है। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन बेस नॉट, चलिए देखते हैं, क्योंकि ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट। तो एप्सिलॉन बेस नॉट का वैल्यू कितना आया था जी, तो ऐसे कर सकते हैं 1/4 पाई के। सबसे बढ़िया तरीका न्यूमेरिकल में फ्रैक्शन से बचने का लाजवाब नुस्खा है। अब ये वाला आ गया एप्सिलॉन बेस नॉट और ये रहा 1/4 पाई, और देखिए के का मान था कितना, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे था न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कूलम का स्क्वायर, तो कूलम ऊपर चला जाएगा। इसे भी यूनिट आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपका जो है उसे भी निकाला जा सकता है। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन बेस नॉट इज इक्वल टू, आप इसको इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहे। इसमें से न्यूमेरिकल में फ्रैक्शन के दौरान गलत नहीं होगा, फिर आपके साथ हम भी बैठाएंगे ना, इसको देखेंगे। 36 पाई × 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी का आप वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे, दैट इज ये वैल्यू आप अपना लें, तो फ्रैक्शन वगैरह में है ना बचे हुए रहेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस जो होते हैं वो काउज बनता है किसका, ये एरर का। तो ये रहा दैट इज एप्सिलॉन बेस नॉट का ऐसे वैल्यू आपको मिल जाएगा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें से जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, नहीं तो इस्तेमाल से बचे हुए रहना है। ये फ्री स्पेस का है। इसके बाद में आता है कि व्हाट विल हैपन। तो देखिए एक बात समझ आइए कि कंडक्टर से आपको बचना, कंडक्टर से आपको किसी भी हालत में बचना पड़ेगा। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में आपको कंडक्टर से बचना पड़ेगा। इसके बाद में मीडियम की बात आएगी, है ना, कि अदर मीडियम, जैसे मान लिया अगर 2 पॉइंट चार्ज है, अब नाइट्रोजन का मीडियम या 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इंसुलेटर्स डाल देंगे, इस तरह से कई। तो मीडियम में जब डालेंगे तो ये कूलम्स लॉ जो है वो कंप्लीटली ये चेंज हो जाएगा। अब रहा कि ये है क्या, तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। अब एक बात ध्यान रहे कि सबसे कम जो है डिस्टर्बेंस यानी फोर्स मैक्सिमम अगर आपको रखना है तो पॉइंट चार्जेस को कूलम के अनुसार ही करना पड़ेगा। हाँ कैसे, तो कूलम क्या किया था भाई, तो वैक्यूम और ड्राई एयर फ्री स्पेस का इस्तेमाल किया गया। जैसे आएंगे कूलम्स लॉ इन मीडियम, तो आप इसमें से क्या करने वाले हैं, देखिए क्या हो जाएगा, फॉर अ मीडियम, इसमें से वैक्यूम फ्री स्पेस और ड्राई एयर नहीं लेना है, क्योंकि उसके लिए अलग हो जाएगा। G का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट एप्सिलॉन बेस आर। चले हम प्रयोग तो कर देते हैं, लेकिन जब मीडियम वहां एक ऐसा होता है जब वैक्यूम या फ्री स्पेस नहीं होता है, तो एक बात समझेंगे कि फोर्सेस वेरिएबल हो सकते हैं। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात आएगी। तो ये सब आपको समझना है। लिखने को हम लिख देंगे, लेकिन एक रिनाउंड बुक में इस तरह की चर्चा कभी हो ही नहीं सकती, है ना, नहीं होगा। अब रहा
कि अगर ऐसे करेंगे एवरेज बात किया जाएगा किसी भी किताब में, आज से ही आप ढूंढना शुरू करें तो जैसे वर्मा साहब की किताब है या एनसीईआरटी की किताब या रेशमिक हेलिडे की किताब है या जो वाल्टर उसमें से मिला हुआ है, इसके बाद में आपका हो गया नीलकंठन पार्कर की बहुत सारी किताब है जो आप बेचारा लोग पढ़ा हुआ है, इसमें से गर्गा पड़ गया है ना। लोकल बुक्स में से तो कुछ भी नहीं रहा, जैसे ये लोकल बुक्स का ही पार्ट हम बता रहे हैं, तो इसमें से आप समझ जाएंगे कि अगर बीच में से चार्ज के बीच में मीडियम क्रिएट कीजिए तो वहां जो है इलेक्ट्रिक और फोर्स वेरिएबल होगा, फोर्स वेरिएबल होगा तो फील्ड वेरिएबल होगा, फील्ड वेरिएबल जो आगे पढ़ेंगे तो फिर यहाँ करंट डिस्प्लेसमेंट करंट की बात आएगी। फिलहाल D12 स्केल का पूछा जाता है ना, कहीं कहीं मिलेगा तो आप कमजोर न पड़े, तो उसके लिए ये बात आपको बताया जा रहा है। चलिए यहाँ हो जाएगा नाउ, अभी हम लोग का ओरिजिनल क्या था भाई, F इज इक्वल टू, यहाँ जो है ये जो आप देख रहे हैं 1 मिनट इसका भी क्रियाक्रम कर दे रहे हैं, और ये जो है वेयर, ये एप्सिलॉन बेस आर को ही कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। हाँ भाई, आप इसका क्या मतलब हुआ तो समझ रहे हैं, परमिटिविटी परावैद्युता चार्ज से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको ये रिलेटिव आने विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जो वैक्यूम में, अरे भाई जब वैक्यूम ही नहीं रहेगा तो एप्सिलॉन वहां आकर के क्या करेगा, वहीं से तो तुलना किया गया। वैक्यूम फ्री स्पेस ये जो होता है मीडियम स्टैंडर्ड होता है, मीडिया का स्टैंडर्ड होता है, इसी से कंपैरिजन करते हैं। क्यों कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि वैक्यूम में क्या है या फ्री स्पेस में दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंसेस नहीं होता है, एंड देयर इज द वैक्यूम और फ्री स्पेस, तो दो चार्जेस के बीच में जो एफ हम लोग लिखे थे Q-1 एंड Q-2 के बीच की दूरी जो हो, यानी बीच का जो फोर्स होगा ये एफ मैक्स होगा। हम लोग इसमें से कई प्रॉब्लम भी जुड़ा हुआ है, वर्मा साहब की किताब में भी है 31, वहां भी हम लोग देखेंगे है ना। तो मैक्स वहां करने का डिस्टेंस भी लिया गया, क्योंकि डिस्टेंस वेरिएशन जो किया गया था वो बोले थे कि पेरिस में किया गया था इस पर एक्सपेरिमेंट। तो ये रहा रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नाउ। अब यहाँ क्या था जी, तो बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज यहाँ क्या कर देंगे F बेस M कर देंगे, और ये वाला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट एप्सिलॉन बेस R, और ये रहा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ समझेंगे ये मीडियम के लिए इस्तेमाल किया गया है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड स्टिल, तो फिलहाल यहाँ ये हो जाएगा वेयर F बेस M इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ force when point charges are placed in a medium। ये रहा FM का मान। नेक्स्ट यहां से देखिए, अब यहां से क्या करेंगे, दो इक्वेशन है तो इसको हम लोग जरा सा यहां लाते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी का यहाँ अर्थ हो गया, सीधी सी बात यहाँ समझना है आपको, रिलेटिव परमिटिविटी का इस जगह पर जो नोटेशन हम लोग लिखे हुए हैं वो है एप्सिलॉन बेस R, लेटर ऑन यही कैपिटल K हो जाएगा, जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहने वाले हैं। वहीं से है ये, है ना, वहीं से है, इसको जो है ना वहीं से लाया गया है घसीट करके। बोले तो कि किसी भी रिनाउंड किताब में इस तरह की चर्चा नहीं है, तो फिलहाल वो कैपिटल K के नाम से भी जाना जाएगा। अब यहाँ हम लोग सीधे चलते हैं, दिनों जाहिर सी बात है F बेस नॉट का मान आया था Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट एप्सिलॉन बेस R,
ये बड़ा बल होगा। और अभी जो हम लोग निकाले हैं F बेस m इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट एप्सिलॉन बेस r इंटू r स्क्वायर। अब क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड कीजिए। नाउ यहाँ से कुछ प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। F बेस m, अब ये रहा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट r स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट एप्सिलॉन बेस r का स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन बेस r है, वैसे आप एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन r भी पढ़ सकते हैं, बट जो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम यहाँ कर रहे हैं, फॉलो करना है तो किसी ने तो सिंपल ढंग से इसको बोल सकते हैं। ये गया, ये गया, ये गया, लेकिन याद रहे सेपरेशन इन दोनों केसेस में सेम होना चाहिए। गुड लक। तो यहाँ जो है थोड़ा सा 4 4 पाई पाई ये शहीद हो गया, ये भी गया। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो बचा कितना, 1 बाय एप्सिलॉन बेस r, अर्थात दैट इज f बेस नॉट बाय f बेस m इज इक्वल टू एप्सिलॉन बेस r। अर्थात इसको ऐसे लिखा जा सकता है एप्सिलॉन बेस r इज इक्वल टू f नॉट बाय f बेस m। तो ये है जहां ये रिलेटिव निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ से क्या किया है कुछ कुछ किताब में, हालांकि होना नहीं चाहिए, ये वाला पकड़ के निकाल दिया है ना, एप्सिलॉन बेस नॉट एप्सिलॉन बेस r। ठीक, तो यहाँ क्या किया गया है कि एप्सिलॉन बेस नॉट एप्सिलॉन बेस r बराबर लिख दिया गया एप्सिलॉन, यानी परमिटिविटी। अरे भाई ये सही है, लेकिन चेंज करेगा इसमें से जो है ना, ये मीडियम में जब चेंज करेगा तो ये थोड़ा सा वेरिएशन इन फोर्स होता है, फील्ड होता है, तो इसका कैटेगरी अलग हो जाएगा। तो ये जो है कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, अर्थात ये डायरेक्ट कर दिया गया है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक, और ये रहा Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब जबरदस्ती कहिए फ्री स्पेस में तो म्यू नॉट रखो और उसमें से रखो तो म्यू r रखो, है ना, किसी किसी का बस चला तो यही जो है ऐसे कर दिया एप्सिलॉन बेस r इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, है ना। तो ऐसे किया गया है, कहीं इसको मीडियम बना दिया गया है तो इसको जो है उल्टा पुल्टा करके निकाल दिया गया है। ये जो है एक सिंपल सा आएगा जब इसको हम अलग समय दे करके इसको समझाया जाएगा, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ जो है कहीं कहीं ये आपको मिलेगा। तो एप्सिलॉन बेस r इसको मीडियम बना दिया गया, जो मन बुझाया लोग किए हुए है ना राइटर लोग, तो इस पर नहीं जाना है। फिलहाल यहाँ आ गया एप्सिलॉन बेस r। अब एक बार जान जाइए फोर्स का डायमेंशन, और ये भी फोर्स है तो डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ फोर्स, यानी ये एक डायमेंशन यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो कहीं कहीं आपको किताब में ये भी मिल जाएगा, मुबारक हो। और जहां आप नोट करके सिर्फ ये लिख देंगे कि एप्सिलॉन बेस r इज अ यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि भाई ये जो होता है कूलम्ब्स लॉ, law holds nicely on sub-atomic level on separation। जो दूरी रहता है चार्जेस के बीच में, r का मान लगभग होना चाहिए 10 टू द पावर 10 मीटर के ऑर्डर में, है ना। ये वाला जो है ये ध्यान में आपको रखना है, 10 इंटू 10 टू द पावर। तो इसको हम थोड़ा सा और भी बढ़िया ढंग से लिख देते हैं। दूसरा नंबर,
दूसरा नंबर हो गया, ये सेपरेशन का ऑर्डर होना चाहिए कितना, सेपरेशन का ऑर्डर होना चाहिए, ध्यान रहे द सेपरेशन ऑर्डर जो होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 10 टू द पावर, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं इस जगह पर। ये रहा आपका लोकल इक्वेशन और इसके पीछे का जो है वो रहा आपका पूरा का पूरा ब्यौरा। यूनिट प्लेस डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे उसमें से डट करके बनाना है न्यूमेरिकल फ्रॉम एसी वर्मा। उसको पहले कैटेगराइज कर देंगे। पहले आप देखिए कि एसी वर्मा के वर्मा साहब की किताब में किस किस तरह के प्रॉब्लम है और कैसे पॉइंट चार्जेस के बीच में इंसाफ किया गया है, दोनों कंसेप्ट के बीच में कहीं भी उलझा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो वो हम शुरू में ड्यूरेशन में बोल चुके हैं, पीरियड के ड्यूरेशन में, कि भाई एक साइंस के स्टूडेंट के लिए वही एक गीता है। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले में और अगला सिर्फ न्यूमेरिकल होगा। उसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म में जाएंगे और रिमेनिंग जो प्रॉब्लम की लंबाई चौड़ाई आप देखते हैं। एक बात ध्यान रहे कि दो से जहां अधिक चार्जेज आया तो वो कूलम्स लॉ का इस्तेमाल हम लोग बाय स्टेप्स करेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पॉइंट चार्जेस का होता है, न कि कूलम्स लॉ का होता है। तो वहां हम लोग प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करेंगे और फिर दिखाएंगे कि जो कॉम्पिटिटिव जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन में रहता है वो किस तरह से इस किताब या एनसीईआरटी का झलक आपको मिलता रहेगा। सबको धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ। इस बार केवल न्यूमेरिकल रहेगा क्योंकि आपका लगभग जो है क्वांटाइजेशन वगैरह थोड़ा सा देख लेना पीछे से वीडियो से, सारा न्यूमेरिकल बनेगा, आसानी से बनेगा। कोई कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाई जाएगी। आपको कोशिश किया जाएगा कि ऑन पैनल पर ही कैलकुलेट करवा दिया जाए। तो सबको धन्यवाद।